हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये क्या होता है? जैसे आप क्या करते हैं, आपको अगर कभी घाटा हो जाता है, आपका खर्च जो होता है वो आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाता है, तो आप क्या करते हैं उसको पूरा करने के लिए या तो अपने मित्रों से या कोई अन्य प्रयोग करते हैं कि आप उस खर्च को बैलेंस कर सकें, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हैं, है ना। किसी न किसी से लोन लेंगे या किसी से कुछ मांगेंगे, या फिर आपके पास कुछ ऐसा होगा जिसको आप गिरवी रख देंगे, गहन रख देंगे, है ना। और आप अपने उस खर्च को पूरा करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सरकार भी क्या करती है, सरकार का जो घाटे का बजट बनता है, तो सरकार अपने उस घाटे को कम करने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग करती है, वो स्रोतों को ही क्या कहा जाता है? घाटे की वित्त व्यवस्था। उन्हें क्या कहा जाता है? घाटे की वित्त व्यवस्था। सरकार अपने खर्च को कम करने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग करती है, उसे क्या कहा जाता है? घाटे की वित्त व्यवस्था। इसे कब शुरू किया गया? 1969 में, 1969 में। ठीक है। तो सरकार किन स्रोतों का प्रयोग करती है? जैसे सरकार क्या करती है, 1 रुपए के नोट जारी करती है। ठीक है। दूसरा, सरकार क्या करती है? उधार लेती है। उधार कैसे? देश से, यानी आरबीआई से या विदेश से। ठीक है। नेक्स्ट, सरकार क्या करती है? विनिवेश से प्राप्ति। हमने विनिवेश बताया था, जब सरकार अपने स्वामित्व या अपनी संपत्ति का बाजार में विक्रय करती है, तो उससे जो प्राप्ति होती है उसको विनिवेश बोलते हैं। जैसे एयर इंडिया का सरकार ने किया था, है ना। तो इस तरह सरकार क्या करती है, जिन स्रोतों का प्रयोग करती है अपने घाटे को कम करने के लिए, वो होता है घाटे की वित्तीय व्यवस्था। और हमने बताया किन स्रोतों का, जैसे 1 रुपए का नोट जारी करती है, विनिवेश से प्राप्ति, और क्या होता है? बाजार उधारी। बाजार उधारी में आंतरिक और बाह्य, यानी देश जैसे आरबीआई या विदेशी, दोनों शामिल होती हैं। ठीक है। अब ये घाटे की वित्त व्यवस्था जो है, इसका अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप इससे समझ सकते हैं कि जो हमारा बजट था, जो घाटा था हमारा, वो किसके कारण हुआ है? वो राजस्व खर्च के कारण हुआ है या पूंजीगत खर्च के कारण हुआ है? हम जानते हैं कि जो हमारा राजस्व खर्च होता है वो हमारा क्या होता है? गैर उत्पादक खर्च होता है। राजस्व खर्च में क्या आता है? जैसे सैलरी, भत्ता, वेतन, रक्षा खर्च, ठीक है, सब्सिडी, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जो इत्यादि होते हैं, ये हमारे राजस्व खर्च के हिस्सा होते हैं और ये हमारे गैर उत्पादक खर्च होते हैं। ठीक है। और जो हमारे पूंजीगत खर्च, जैसे आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, मशीन इत्यादि का खरीदना, ठीक है, ये सब हमारे पूंजीगत खर्च में आते हैं। तो पूंजीगत खर्च जो होता है, भले वो देयता में वृद्धि करता है, लेकिन क्या होता है, एक समय के बाद हमें उससे क्या होता है? उत्पादन होता है, यानी हमारी संपत्ति का निर्माण होता है, संपत्ति का सृजन होता है। तो जो घाटे की जो वित्त व्यवस्था है, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे, नकारात्मक हमने बताया ये निर्भर करता है कि जो हमारा खर्च था वो राजस्व खर्च है या पूंजीगत खर्च है। ठीक है। यानी मंदी या सुस्ती की स्थिति में अगर खर्च, घाटे की वित्त व्यवस्था हो रही है, बजट हमारा घाटे में जा रहा है, तो ठीक है। ठीक है। इसके अतिरिक्त ये कभी भी उचित नहीं होता है। ठीक है। तो कभी भी आपसे कोई भी बजट में पूछा जाए कि इसका नकारात्मक होना, यानी बजट का घाटे में होना अच्छा है कि नहीं, तो सिंपल सा आप ये फंडा हमेशा याद रखना कि जो हमारा बजट बना है वो घाटे का किसके कारण बना है। यानी अगर हमारे राजस्व खर्च में वृद्धि हुई है तो बेशक वो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हमारे पूंजीगत खर्च के कारण घाटे की वित्त व्यवस्था बनती जा रही है तो ठीक है, क्योंकि ये दीर्घकाल में हमें पूंजी का सृजन करके देता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम समझेंगे एफआरबीएम क्या है। एफआरबीएम एक्ट 2003, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। ये क्या होता है? एफआरबीएम कानून एक प्रकार का अनुशासित पथ होता है। अनुशासित पथ होता है, आप ऐसे समझिए जैसे आपके अपने रियल लाइफ में आप अपने कुछ गोल हैं, उनको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप सबसे अहम जो चीज़ें क्या करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, है ना। अब अनुशासन कई तरीके से हो सकता है। आप टाइम टेबल बना के ये निर्धारित करते हो कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है ना। या फिर दूसरा एक तरीका आप आजमाते हैं, जो हो सकता है आप टाइम ना बनाए कि मुझे कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, आप डे को बनाते हो कि इस दिन मुझे इतना टारगेट तो पूरा करना ही करना है ना। ये भी हो सकता है। तो किसी भी चीज़ के लिए सबसे अहम चीज़ क्या होता है? अनुशासन का पालन करना। तो सरकार के लिए देखा गया कि जो घाटे का बजट है, अगर इसको हमें कम करना है तो हमें सबसे पहले क्या होना होगा? अनुशासित होना होगा। हमें लक्ष्य निर्धारित करने होंगे कि हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है और उन अनुशासन का पालन करते हुए उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करें। ठीक है। तो एफआरबीएम आप सीधा सा इतना समझिए कि एक प्रकार का अनुशासित पथ होता है, जिसके माध्यम से सरकार क्या करती है, जो राजकोषीय संकेतक होते हैं उनको निर्धारित न्यूनतम सीमा में लाने का प्रयास करती है, जिससे राजकोषीय समेकन को प्राप्त किया जा सके। राजकोषीय समेकन क्या होता है? राजकोषीय समेकन अर्थव्यवस्था में अच्छे राजकोषीय स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है। अब हमने एक वर्ड बोला कि राजकोषीय संकेतकों को निर्धारित न्यूनतम सीमा में लाने का प्रयास करती है। इसका मतलब जैसे आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ, अपना चेकअप कराते हैं, चेकअप कराते हैं, आपकी रिपोर्ट आती है, आप कैसे पता चलता है कि आप अस्वस्थ हैं स्वस्थ हैं? बताया जाता है कि आपका टेम्परेचर इतना है, आपका बीपी कैसा है, आपके अंदर जितने भी पौष्टिक तत्व हैं, विटामिन, मिनरल्स, हर चीज़ का पूरा डाटा दिया जाता है ना। और डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किन चीज़ों को परहेज करना है, किनको अपनी डाइट में ज़्यादा लेना है ना। ऐसे ही अर्थव्यवस्था में कुछ संकेतक हैं जिनके द्वारा हमें निर्धारित करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है या नहीं। यानी कुछ ऐसे, जैसे आपको बुखार आता है, ठीक है,
नॉर्मली हम क्या करते हैं 97 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है तो ठीक है, इससे ऊपर हुआ यानी संकेतक कब ऊपर चला गया 97 से ऊपर गया तो मतलब हम समझ जाते हैं कि हमारी स्थिति अब ठीक नहीं है ना। तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था में जो संकेतक हैं वो क्या है, जिनको हम क्या करते हैं निर्धारित न्यूनतम सीमा में लाने का प्रयास करते हैं। पहला राजकोषीय घाटा, इसकी एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए। इसकी एक सीमा निर्धारित होती है कि अगर इससे ऊपर गया तो अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है, ठीक है। राजकोषीय घाटा, दूसरा राजस्व घाटा, तीसरा प्रभावी राजस्व घाटा और चौथा जीडीपी ऋणानुपात। जीडीपी ऋणानुपात में हम केंद्र और राज्य दोनों को शामिल करते हैं, ठीक है, जीडीपी ऋणानुपात। तो ये जितने भी आपको अभी बताए गए संकेतक ये सभी क्या है, राजकोषीय संकेतकों में शामिल होते हैं। यानी इन्हीं को हम निर्धारित न्यूनतम सीमा में लाने का प्रयास करते हैं। यानी सरकार हर साल लक्ष्य निर्धारित करती है, किसी भी जिस साल हमें एफआरबीएम कानून का पालन करना है हम उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम अपने राजकोषीय घाटे को कितना से कितना कम करेंगे, कहाँ से कहाँ तक लाएंगे, हम अपने राजस्व घाटे को कितना कम करेंगे, हम अपने प्रभावी राजस्व घाटे को कहाँ से कहाँ तक लाएंगे, हमारा जीडीपी ऋणानुपात कितना होना चाहिए, है ना। एक सबसे अहम बात, जो प्रभावी राजस्व घाटा है, प्राथमिक घाटे को एफआरबीएम में शामिल नहीं किया जाता। प्राथमिक घाटे को एफआरबीएम में शामिल नहीं किया जाता। तो एफआरबीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1969 में हम जानते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था की शुरुआत हुई। घाटे की वित्त व्यवस्था को हीनार्थ प्रबंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीनार्थ प्रबंधन, ठीक है। तो 1969 में घाटे की वित्त व्यवस्था की शुरुआत हुई और उस वक्त 1970 तक के समय में क्या था कि सरकार का जो बजट था वो इतना ज़्यादा घाटे का नहीं बनता था, यानी अप्रॉक्सीमेट 4% के आसपास बनता था, ठीक है। क्यों? हम जानते हैं उस वक्त जनसंख्या भी इतनी नहीं थी, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचनाओं का इतना ज़्यादा खर्च नहीं था उस वक्त, ठीक है। लेकिन 1980 का समय आते आते जो घाटे का बजट है वो 4% से बढ़कर कितना हो गया, 7% था, उससे भी आगे ज़्यादा हो गया, ठीक है। और 1990 में आप जानते हैं खाड़ी युद्ध हुआ। खाड़ी युद्ध के कारण आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। एक तो हमारी अर्थव्यवस्था वैसे भी बिगड़ती जा रही थी, हमारा बजट वैसे भी घाटे का होता जा रहा था, ऊपर से खाड़ी युद्ध, कच्चे तेल के दामों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, तो हमारा जो राजकोषीय घाटा उसमें तेज़ी से वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि हमारे चालू खाता घाटे में तेजी से वृद्धि हुई। और हम जानते हैं कि जो चालू खाता घाटा है और राजकोषीय घाटा दोनों क्या है, जुड़वा है, इन्हें जुड़वा खाता घाटा भी कहते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों में तेजी से वृद्धि हुई तो क्या हुआ, भुगतान संतुलन हमारा प्रतिकूल हो गया और सरकार को बाहर से विदेशों से ऋण लेना पड़ा। तो जब सरकार 1990 में आईएमएफ से ऋण लेने पहुंची, तो हमने आपको बताया था जब रुपया का 1991 में अवमूल्यन किया गया था, आईएमएफ से उधार लेने सरकार पहुंची थी, तो आईएमएफ ने उधार कुछ शर्तों पर दिया था। पहले रुपए का अवमूल्यन कीजिए, एलपीजी सुधार लागू कीजिए, और जो तीसरा था वो यही था, एफआरबीएम से संबंधित था। यानी तीसरी जो शर्त एफआरबीएम ने रखी, आईएमएफ ने रखी, पहली शर्त उसने रखी कि आप रुपए का अवमूल्यन कीजिए, दूसरा एलपीजी कानून को लागू कीजिए, तीसरा शर्त वो यही रखा गया कि सरकार द्वारा राजकोषीय समीकरण का पालन किया जाए। राजकोषीय संकेतक जो हैं उनको निर्धारित, जो उनके कुछ लक्ष्य हैं उनको निर्धारित किया जाए, उनको न्यूनतम सीमा में लाने का प्रयास किया जाए, जिससे राजकोषीय समीकरण को प्राप्त किया जा सके। राजकोषीय समीकरण मतलब अच्छे राजकोषीय स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सके। तो इसी के तहत हमने एफआरबीएम कानून की स्थापना की, एफआरबीएम कानून को शुरू किया। तो हमारी संसद में 2003 में एफआरबीएम कानून को पारित किया गया तथा इसे 2004 में इसको क्या किया गया, प्रभावी हुआ ये, ठीक है। एफआरबीएम कानून को लागू करने का, इसको शुरू करने का एक और महत्वपूर्ण कारण था, वो था अंतःपीढ़ी समता, इंटरजनरेशन पैरिटी। अंतःपीढ़ी क्षमता, इंटरजनरेशन पैरिटी, ये क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो वर्तमान सरकार है, जो हमारी वर्तमान सरकार है, वो अपने खर्च को, अपने घाटे को, अपनी उधारी को इतना ना बढ़ाए कि उसका प्रभाव आने वाली सरकार पर पड़े। यानी आप इतनी उधारी ना लें कि उसका प्रभाव आने वाली सरकार पर पड़े, ठीक है। ये हमारा इंटरजनरेशन पैरिटी। तो ये निर्धारित करता है, ये एफआरबीएम के तहत ये हमें सुनिश्चित करना पड़ता है कि सरकार अपने खर्च को नियंत्रित करे, नियंत्रित सीमा में उसको खर्च करे, अपने बजट पे ध्यान दे, अनुशासन के साथ, कड़े अनुशासन के साथ इसका पालन करे, जिससे वर्तमान सरकार जो है वो कल्याणकारी योजनाएं और देश का विकास तो करे ही, साथ में जो आने वाली सरकार है, जो सरकार जब आए तो उसके ऊपर अतिरिक्त खर्च ना बढ़े, ठीक है, अतिरिक्त दबाव ना बढ़े। यानी आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा होगा, ठीक, वैसे ही कुछ अवधारणा है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसकी विशेषताएं क्या है? एफआरबीएम कानून के हम जान गए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, तो अब इसकी कुछ विशेषताएं हम समझते हैं। एफआरबीएम कानून के तहत सरकार ने 2008-9 में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, ठीक है। जैसे पहला लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसको हम 0.3% कम करके 3% तक लाएंगे, ठीक है। दूसरा, हमारा जो राजस्व घाटा है उसको 0.5% कम करके हम उसको शून्य लाएंगे। और तीसरा, सरकार ने सुनिश्चित किया कि जो बाजार उधारी है हम उसको 9% से अधिक नहीं होने देंगे तथा प्रत्येक वर्ष 1% की उसमें क्या करेंगे, कमी करेंगे। ये लक्ष्य सरकार ने कुछ निर्धारित किए। और एक सबसे अहम बात ये कहा कि अगर घाटे की स्थिति होती है तो सरकार क्या करेगी, अर्थोपाय अग्रिम का प्रयोग करेगी, ठीक है। वेस एंड मीन्स एडवांस का, वेस एंड मीन्स एडवांस हमने बताया था, अर्थोपाय अग्रिम हमने बताया था कि जब सरकार क्या करती है, नगद प्रबंधन के लिए आरबीआई से उधार लेती है, नगद प्रबंधन के लिए, यानी एडहॉक कुछ जैसे नहीं कि घाटे का अनुमान पहले से कर लिया और पहले से खर्च ले लिया, नहीं, आप खर्च कर रहे हैं, खर्च के दौरान आपको पता, अनुमान लग गया कि अब आपके पास धन अभाव है, आपका खर्च ज़्यादा है, तब आप तत्काल आरबीआई से उधार लेते हैं, उसे कहते हैं हम
अर्थोपाय अग्रिम, ठीक है। तो इसके तहत एक ये सुधार किया, एक ये इसकी विशेषता हुई कि अर्थोपाय अग्रिम के तहत सरकार क्या कर सकती थी, आरबीआई से उधार ले सकती थी, ठीक है। लेकिन देखा क्या गया कि जो सरकार ने जो 2008 और 9 के लिए जो लक्ष्य बनाए थे एफआरबीएम कानून के तहत, उसको पूरा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं 2008 में अमेरिका में मंदी आ गई थी, जिससे पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी, और भारत की भी अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगी, है ना। तो भारत की भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। तो 2012 में एफआरबीएम कानून में क्या हुआ, कुछ संशोधन किए गए। जैसे पहले क्या संशोधन किया गया कि हमने देखा था, जब हमने प्रभावी राजस्व घाटा पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इसको एफआरबीएम कानून में 2012-13 में लागू किया गया। तो पहला तो सुधार ये था, संशोधन ये था कि 2012 में एफआरबीएम कानून में प्रभावी राजस्व घाटे को क्या किया गया, शामिल किया गया। दूसरा क्या था कि सरकार प्रतिवर्ष मध्यावधि व्यय विवरण को भी प्रस्तुत करेगी, मिड टर्म एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, ठीक है। इसको भी सरकार क्या करेगी, प्रस्तुत करेगी। तो अब ये नियम बन गया कि सरकार जो है वो बजट के साथ साथ क्या करेगी, एफआरबीएम दस्तावेज को भी प्रस्तुत करती है। बजट के साथ साथ सरकार एफआरबीएम दस्तावेज को भी प्रस्तुत करती है। और क्या करती है, इसके अंतर्गत वो 3 विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। और वो 3 विवरण क्या है? पहला, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, समष्टि अर्थशास्त्र फ्रेमवर्क ऋण विवरण, ठीक है। और तीसरा क्या है, मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, ठीक है। इन तीनों विवरणों को सरकार क्या करती है, एफआरबीएम दस्तावेज के तहत प्रस्तुत करती है। किसके साथ? बजट के साथ। 2016 में क्या होता है, एनके सिंह की अध्यक्षता में एफआरबीएम से संबंधित एक समिति का गठन होता है, जो एफआरबीएम से संबंधित कुछ सुझाव देती है। पहला सुझाव तो इस समिति ने ये दिया, एफआरबीएम का नाम बदलकर डेट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट रख दिया जाए, डेट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट रख दिया जाए। दूसरे समिति ने यह सुझाव दिया कि राजकोषीय घाटे के बजाय हमें अपनी कुल देयता पर जोर देना चाहिए। कुल देयता में आप जानते हैं केंद्र और राज्य दोनों की देयता शामिल होती है, ठीक है। इसके अन्य सुझावों में शामिल था कि किसी विशेष परिस्थिति जैसे युद्ध हो, अकाल हो या महामारी, या कोई भी ऐसी विशेष परिस्थिति जब सरकार एफआरबीएम कानून का पालन नहीं कर सकती, तो चाहे तो इसको उस वक्त पालन ना करे, उस वित्तीय वर्ष में इसका पालन ना करे, यानी इसको विचलन कहा गया, ठीक है। इसको विचलन की स्थिति कहा गया, यानी विचलन की अनुमति का भी प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। एफआरबीएम कानून में विचलन की अनुमति का भी प्रस्ताव रखा गया। विचलन की अनुमति मतलब कोई भी विशेष परिस्थिति में अगर सरकार इसका पालन नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, जैसे हमने कोरोना काल में देखा, ठीक है। दूसरा अन्य सुझाव में जो ये था कि राजकोषीय फिसलन इसे बोलते हैं, फिस्कल स्किपेज। राजकोषीय फिसलन का मतलब एक जो लक्ष्य है 0.5%, ठीक है। यानी अगर सरकार कभी जो लक्ष्य हमारा राजकोषीय घाटे का 0.5% अगर कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत स्किपेज हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये 2 अन्य प्रमुख सुझावों में शामिल हुए उस वक्त। यानी समृद्धि की अगर स्थिति है तो उसको कम भी कर दिया जाए, 0.5% कम कर सकते हैं, और अगर मंदी की स्थिति है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। ये इसमें राजकोषीय फिसलन में इसमें शामिल किया गया। और इस प्रकार सरकार जो 18-19 में, जो 17-18 में जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे एफआरबीएम के तहत, फिर पूरा नहीं कर पाई। तो हम देखते हैं कि कोई भी सरकार अगर लक्ष्य निर्धारित करती है किसी भी वर्ष, आप इतना याद रखिए, किसी भी वर्ष अगर एफआरबीएम कानून के तहत सरकार अगर लक्ष्य निर्धारित करती है तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ जो शर्त हैं, जो सुझाव हैं, ये जो नियम है, ये उपाय हैं, उनको पालन सरकार कर सकती है। जैसे सरकार क्या कर सकती है कि गैर आवश्यक खर्च में क्या कर सकती है, कमी कर सकती है। गैर आवश्यक खर्च मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि जो सब्सिडी है इनको तार्किक बनाए, युक्त संगत बनाए, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी युक्त संगत बनाए, यानी जो योग्य है, जो अधिकारी है, जो उसको पात्र है, उसकी सही जांच करे फिर उसको दे, ठीक है। यानी गैर उपयोगी सब्सिडी को समाप्त करे। राजस्व खर्च में सरकार क्या करे, अपनी, यानी इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि अपने राजस्व खर्च में कमी करे, ठीक है। और अपनी राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करे। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि मतलब कर दर की अपेक्षा कर आधार को क्या करे, सरकार बढ़ाए, ठीक है। और सरकार को एक और चीज़ करनी चाहिए, जो विभिन्न विभाग हैं, बहुत सारे विभागों को निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार क्या करती है, सरकारी नौकरियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे विभागों का निर्माण कर देती है, और ये विभिन्न विभाग जो होते हैं वो सिर्फ सरकारी खर्च में वृद्धि करते हैं। यानी एक ऐसा विभाग जो कई काम कर सकता है, क्या जरूरत है नए विभाग का निर्माण करने की। ये भी हमारे सरकारी घाटे में, जो सरकार का जो घाटा है उसमें क्या करता है, हमारी वृद्धि करता है, ठीक है। दूसरा, जो हम छूट देती है सरकार, जो करों में छूट देती है वो तर्कसंगत होना चाहिए, यानी युक्त होना चाहिए करों में छूट भी, ठीक है। विनिवेश इत्यादि में सरकार को वृद्धि करनी चाहिए, और जीएसटी जैसे जो कानून है, सुधार कानून है, उनको लागू करना चाहिए। विनिवेश में वृद्धि आप समझ रहे हैं कैसे, जैसे एयर इंडिया कितने घाटे में जा रही थी, सरकार ने उसको बेच दिया, देखिए टाटा को। तो यही है, सरकार का काम लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाना है, बिजनेस करना नहीं है। सबका साथ सबका विकास हो, सरकार सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करे, लेकिन सरकार को कभी बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होना है, ठीक है। हमारे यहाँ जो लक्ष्य रखा गया है वो यही है, ठीक है, सरकार का। तो ये हमने देखा एफआरबीएम क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। अगर सरकार एफआरबीएम के तहत जो लक्ष्य निर्धारित करती है, यानी जो घाटे का बजट है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करती है एफआरबीएम कानून के तहत, तो सरकार को किन प्रयासों को लागू करना चाहिए, ठीक है, किन प्रयासों को करना चाहिए, हमने वो देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आराम से समझिएगा, फिर से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब जो ये नेक्स्ट क्लास आने वाली है ये बजट से संबंधित लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम बैंकिंग पढ़ेंगे, बैंकिंग में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, आरबीआई बैंकिंग क्या है, पूरा एवरीथिंग यू विल रीड। ओके, काफी लंबी क्लासेस उसकी चलेंगी और आप हर एक चीज आप समझ पाएंगे उसके बाद। ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड, बॉन्ड क्या है, शील्ड क्या है, रेपो रेट क्या है, एवरीथिंग। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।